हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। देखो आज हम हमारा टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं सेक्शन नंबर 9 इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। और आपको एक बात बता दूं, ये टॉपिक एग्जाम्स में सीएस सीएम इंटर एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हो चुका है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आज तक समझ नहीं आया। स्टूडेंट्स ना इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं फॉर द रीजन बड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी नहीं है, आई कैन एश्योर यू, आप ये वाला लेक्चर देख लो, उसके बाद यू आर गोइंग टू कमेंट मी कि मैम इतना इजी टॉपिक है। डेफिनेटली, बट सिर्फ समझना है, क्रैमिंग और रट्टाफिकेशन नहीं करनी। ठीक है, तो टॉपिक कौन सा है? सेक्शन नंबर 9 इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। लिखो स्टूडेंट, बस मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहना। एंड इफ यू आर वाचिंग दिस लेक्चर वाइल ऑन मूव, वाइल ट्रेवलिंग, तो भी कोई बात नहीं, आप ऐप से इन नोट्स को जब भी मैं क्लास में लिखवा रही हूँ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, फ्री में डाउनलोड हो जाएंगे। चलो लिखो, तो टॉपिक इज इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। सबसे पहली बात तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि मान लो वो इनकम इंडिया में जो पर्सन है उसको इनकम इंडिया में रिसीव नहीं हो रही। ठीक है, उसकी इनकम एक्चुअली में इंडिया में डायरेक्टली जनरेट नहीं है, बट कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट है जहां से इंडिया उससे लिंक्ड अप आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक पर्सन है वो यूके का है, लेकिन उसकी एक ब्रांच है जो मुंबई में है। अब जो मुंबई में प्रॉफिट हो रहा है, बेशक वो पर्सन यूके में बैठा है, स्टिल उसको बोला जाएगा हम ये ब्रांच मुंबई में है तो इसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है, तो इट मींस आपको यहां से जो प्रॉफिट हुआ है दैट विल बी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। क्लियर? अच्छा, अब इस पूरे सेक्शन नंबर 9 में ना स्टूडेंट टोटल 8 पॉइंट्स हैं। कितने हैं? टोटल 8 पॉइंट्स। बस इन 8 पॉइंट्स को हम आज की क्लास में कवर करेंगे। उसके बाद आई कैन एश्योर यू, आई कैन गारंटी यू, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। अब पहला पॉइंट यहाँ पर क्या आता है? फर्स्ट पॉइंट में वो ये कह रहा है कि मान लो कोई भी ऐसी इनकम है, द पॉइंट नंबर 1 हियर इज, ठीक है, जो इनकम है ना स्टूडेंट वो अक्रू और अराइज, एक्चुअल में जो अक्रू और अराइज हो रही है ना वो आउटसाइड इंडिया हो रही है, इंडिया में नहीं हो रही। लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो वो बाहर भी इनकम अराइज हो रही है ना वो भी हमारे इंडिया से लिंक्ड अप है। कैसे लिंक्ड अप है? तो लिखो स्टूडेंट्स यहाँ पर, इनकम अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। एक्चुअल में जो था वो बाहर इनकम हो रही थी उसको। ठीक है, ठीक है, बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो इंडिया से लिंक्ड अप है। बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अब वो कैसे लिंक्ड अप है वो भी बताती हूँ। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, थ्रू और फ्रॉम, यहाँ 3 पॉइंट्स आएंगे। पहला तो वो कह रहे हैं अगर उसका हमारे इंडिया से कोई बिजनेस कनेक्शन है। कैसे बिजनेस कनेक्शन है? वही बात, सिंपल बात है, कंपनी यूके की थी तो इस हिसाब से तो वो इनकम जो है वो यूके की कंपनी की इनकम है, इंडिया का कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि उसकी ब्रांच इंडिया में है तो हम कहेंगे उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है, तो जो भी उसको उस बिजनेस कनेक्शन से उस मुंबई ब्रांच से प्रॉफिट हो रहा है उसको डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। ठीक है, अब जो ये कहते हैं ना ट्रिकी टॉपिक है, दैट इज नॉट अ ट्रिकी टॉपिक। अगर मैं नॉर्मली भी आपको ये बात कहती, इतना सारा टैक्सेशन पढ़ने के बाद, इतने लॉस पढ़ने के बाद, क्या आप अभी भी मुझे कहते नहीं नहीं मैम ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं? डेफिनेटली टैक्सेबल होनी चाहिए जब मुंबई की ब्रांच से अर्न हो रही है, डेफिनेटली। बट सिर्फ बात इतना है कि यहाँ पर ये सेक्शन नंबर 9 में जो है इसके जो है टॉपिक एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। ओके, लिखो स्टूडेंट्स, देखिए, सो फर्स्ट आता है एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, बेशक कंपनी यूके की है लेकिन बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है ना, तो वो जो है वो रिस्पेक्टिव पार्ट जो है वो इंडिया में टैक्सेबल होगा। एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, क्लियर? चलिए, सेकंड स्टूडेंट्स हमारे पास आता है कि एक पर्सन है उसने कोई प्रॉपर्टी अपनी ट्रांसफर करी है, वो पर्सन बाहर बैठा हुआ है, चाहे कहीं भी है, लेकिन वो बाहर बैठा था, यूके में बैठा था, बट अब वो कहेगा ये तो फिर मेरे को यूके में टैक्स लगना चाहिए, मैं यूके में बैठा हूं। नहीं नहीं, उसकी प्रॉपर्टी अगर हमारे इंडिया में सिचुएटेड है, उससे कोई उसको रेंट मिल रहा है या कुछ भी मिल रहा है, तो इन दैट केस आल्सो दैट विल बी अंडर सेक्शन 9 टैक्सेबल। ठीक है, लिखो, एनी प्रॉपर्टी और सोर्स और असेट इन इंडिया, ठीक है, उससे कुछ भी अगर उसको इनकम हुई सो सेक्शन 9 टैक्सेबल। अब यहाँ पर बात आती है थर्ड। अब स्टूडेंट, एक कैपिटल एसेट थी, पर्सन बैठा था कनाडा में, कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर दी उसने, लेकिन उसकी जो कैपिटल एसेट थी ना वो दिल्ली में सिचुएटेड थी। ठीक है, या और कोई भी कैपिटल एसेट था जो इंडिया में सिचुएटेड था, तो उसके केस में बोला क्योंकि ये कैपिटल एसेट इंडिया में सिचुएटेड है तो ये भी सेक्शन 9 में टैक्सेबल होगी। लिखो स्टूडेंट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। अब कोई भी कैपिटल एसेट हो सकती है, आइदर इट इज मूवेबल, इमूवेबल, टैंजिबल, इनटैंजिबल, कुछ भी हो, बट इंडिया में है ना तो सेक्शन 9 लगेगा। ओके,
चलिए, समझ आ गया सबको? अच्छे से समझ आ गया? ये बिजनेस कनेक्शन वाला एग्जाम्पल भी यहाँ लिख लेना अपने आप से कि अगर क्या था, कंपनी यूके की है, लिख लो, चलो मैं लिखवाई देती हूँ, ठीक है। कंपनी एग्जाम्पल, ये कंपनी है, ये यूके की है, ठीक है। इसको प्रॉफिट हुआ, इसकी एक ब्रांच है मुंबई में, मुंबई में ब्रांच है उसकी। चलो, इस ब्रांच से उसको जो भी प्रॉफिट हुआ ना, वो सेक्शन 9 में टैक्सेबल होगा, यहाँ उसको सेक्शन 9 लगेगा। क्लियर? वेरी गुड। लेकिन आप पता क्या हुआ, जब इतनी सारी बातें हुई ना, तो नॉन रेजिडेंट जो एक्चुअल में थे, मतलब जो इंडिया के रेजिडेंट नहीं थे ना, उन्होंने कहा कि भाई बात सुनो, इंडिया में अगर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो बड़ा खतरा हो गया। अगर कहीं से भी हम इंडिया से लिंक्ड अप हो गए, फॉर एग्जाम्पल एक ना बाहर का रिपोर्टर था, यूके का रिपोर्टर, उसको इंडिया की एक न्यूज कवर करनी थी। अब उसने कहा कि जब मैं इंडिया की न्यूज कवर करने के लिए इंडिया में जाऊंगा ना, कि इंडिया वाले तो, और उस न्यूज को सेल करके मैं जितनी भी इनकम कमाऊंगा, तो इनकम टैक्स तो मुझे कहेगा इंडिया का, मुझे टैक्स दे दो, मेरे इंडिया से लिंक्ड अप हो। ठीक है, नॉन रेजिडेंट कह रहा है मैं इंडिया जाऊंगा नहीं, ऐसा मत करो भाई, नॉन रेजिडेंट्स के लिए एक्सेप्शन दे दिए हैं इसीलिए। अब वो कौन कौन से एक्सेप्शन है वो लिखिए। समझ आया किस लिए एक्सेप्शन है? जिससे कि एनआर जो है हमारे इंडिया में आए और वो काम करें। ओके, लिखो स्टूडेंट्स। सो इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट, इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट, in case of non-resident, following are not included in total income. Following will not be included in total income. But ध्यान रखना, it is only and only applicable in the case of non-resident, not in any other case. Okay. Following will not be included in total income. उसको हम total income में नहीं मानेंगे, मतलब उसको हम income deemed to accrue or arise in India नहीं मानेंगे. Very first point here is, लिखो students, पहला पॉइंट यहाँ आता है, द वेरी फर्स्ट पॉइंट हियर इज, उन्होंने ये बोला, देखो यहाँ पॉइंट को ना मैं ए पॉइंट दे देती हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, तो हम टोटल पार्ट को बना रहे हैं। तो अब एक पर्सन था, ठीक है, जेम्स, जेम्स है ना, एक नॉन रेजिडेंट है, उसका यूके में बिजनेस चल रहा था, कुछ बिजनेस उसका मुंबई में भी था, इसकी एक उसकी ब्रांच थी मुंबई में भी। अब उसने बोला कि मुझे ना इस यूके वाले बिजनेस से टोटल मिला के, मतलब मुंबई ब्रांच से, कनाडा ब्रांच से, सबसे मिला के आई एम अर्निंग 2 CR, 2 करोड़ रुपए। लेकिन अब क्या ये पूरे 2 करोड़ को इंडिया की इनकम माना जाएगा? अब आप मुझे बताओ क्या मानना चाहिए? अरे नहीं, हम क्यों ऐसा मानेंगे, यू आर नॉन रेजिडेंट, यू आर वर्किंग एनीवेयर ना। तो उसके केस में हम ये बोलेंगे कि बस जितना पार्ट मुंबई से लिंक्ड अप है हम उसी पे टैक्स लगाएंगे, बाकी पे नहीं। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट पार्ट इज देयर, इट मीन्स प्रॉफिट which is attributable, या लिख लो प्रॉफिट which is not attributable to India, profit which is not attributable to India will not be included in total income. उसको हम income deemed to be accrue or arise in India नहीं मानेंगे, will not be included in total income. क्लियर? मैं टोटल इनकम को ना TI लिख रही हूँ, उसी के अकॉर्डिंग करना। समझ आ गया? ग्रेट। अब सेकेंड केस क्या आ रहा है? अगेन, अब यहाँ पर स्टूडेंट, इन दिस केस ऑफ सेकेंड, जेम्स आया दोबारा से, हु इज अ नॉन रेजिडेंट, ठीक है, उसको अपना सामान है, उसके पास गुड्स हैं, उसको कहाँ एक्सपोर्ट करता था वो भी एक्सपोर्ट करता था इन यूएसए। ठीक है, नॉन रेजिडेंट है, वो एक्सपोर्ट करता है यूएसए, लेकिन वो जो सामान यूएसए में एक्सपोर्ट कर रहा है ना, वो परचेज करता है इन मुंबई, परचेज इन मुंबई। अब यहाँ इन्होंने बोल दिया, अगर नॉर्मल केस होता, देखो अगर ये रेजिडेंट होता ना, तो साफ बोला जाता कि इसका लिंक्ड अप आ रहा है इंडिया से, मुंबई से सामान खरीद रहा है ना, सोर्स इंडिया में है, तो इसको कोई टैक्स लगेगा। लेकिन यहाँ पर नहीं, क्योंकि नॉन रेजिडेंट है, इंडिया आना बंद कर देगा भाई। तो उसको बोला कि अगर आप हमारे यहाँ से सिर्फ इसलिए गुड्स खरीद रहे हो कि आपको बाहर एक्सपोर्ट करना है, इंडिया में सेल भी नहीं कर रहे, तो इन दैट केस ये जो इनकम आपको यहाँ से आएगी, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। ठीक है, लिखो स्टूडेंट, मेयर, सो नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। income arise not included in total income। ठीक है, इसका पॉइंट भी लिखवा दूं आपको? ओके, लिखो स्टूडेंट, मेयर परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया, मेयर परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया, मेयर परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट बाय एनआर। क्यों खरीद रहा है वो गुड्स इंडिया से? क्योंकि उस जो एनआर है उसको एक्सपोर्ट करना है, मतलब भाई बाहर की कंट्री में भेजना है, फॉर एक्सपोर्ट पर्पस बाय एनआर। सो
नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, यानी उसको भी यहाँ डीम टू अक्रूर अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। बट प्लीज बच्चों ये बात ध्यान रखना कि ये केसेस सारे सिर्फ और सिर्फ नॉन रेजिडेंट के केस में, अगर ये रेजिडेंट होता तो उसको टैक्स देना पड़ता। ओके, यस, नाउ द पॉइंट नंबर सी हियर इज, ठीक है। चलिए, अब उन्होंने फिर बोला कि अगेन इन द केस ऑफ एनआर एक बात और उन्होंने कहा कि चलो भाई इनको ये रिलैक्सेशन भी दे दो। अब यहाँ पर वही न्यूज एजेंसी वाला केस आ रहा है, मतलब एक अगेन जेम्स की बात करते हैं। जेम्स कौन है? नॉन रेजिडेंट है। जेम्स कौन है? नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। अब उसका काम क्या था? ही इज एंगेज्ड, किसी से एंगेजमेंट नहीं हुई है उसकी, ठीक है। ही इज एंगेज्ड यानी वो काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है वो देखो, इसको एक बार सही से लिख देते हैं। engaged in business of, he is engaged in business of running news, ठीक है। engaged in business, कौन से बिजनेस में लगा हुआ है भाई? वो न्यूज चैनल वाला चलाता है, ठीक है। इन बिजनेस ऑफ रनिंग न्यूज एजेंसी, या फिर पब्लिशिंग न्यूज़पेपर, मतलब रिलेटेड टू न्यूज, पब्लिशिंग न्यूज़पेपर पब्लिश करता है, या फिर मैगजीन, जर्नल्स, कुछ भी। इस सब के लिए ना उसने क्या किया, इंडिया से न्यूज कलेक्ट कर ली, ठीक है, कि भाई इंडिया में आजकल क्या चल रहा है। जैसे इंडिया में कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी ना, हाँ जी। तो उन्होंने क्या किया, उसकी न्यूज कवर करके अपने वहां पर दिखा रहे हैं। ओके, अब जब ये अपनी कंट्री में दिखा रहे हैं, वहां से इनको इनकम जनरेट हुई। अगर ये केस रेजिडेंट का होता, हम कहते अरे लिंकअप आ गया इंडिया से। नहीं, नॉन रेजिडेंट के केस में उनको बोला गया कोई बात नहीं, आप इंडिया से न्यूज कलेक्ट कर अपनी कंट्री में दिखा दो, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, इस पे आपको कुछ भी इनकम पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इट मीन्स, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख दूं, अगर इंडिया से न्यूज कलेक्ट करके, अगर इंडिया से न्यूज कलेक्शन हुई है ना, या इंडिया से न्यूज कलेक्ट करके इनकम हुई है, इंडिया से न्यूज कलेक्ट करके इनकम हुई ना, तो टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी, उसके टीआई में इंक्लूड नहीं होगी। क्या ये इनकम टीआई में आएगी, टोटल इनकम में आएगी? नहीं आएगी। ओके, देखो नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास आता है। आपको एक बात बताऊं, जय हिंद जय भारत। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, आज भी बहुत सारी मूवीज ऐसी हैं, चाहे वो इंडिया की हो चाहे बाहर की हो, जहाँ पे जो शूटिंग है ना वो हमारे इंडिया में हो रही है ना। बिल्कुल, मैंने कई शूटिंग्स तो इनफैक्ट देखी हैं, जो चाहे मूवी इंडिया की ना हो का बाहर की हो ना, फिर भी जयपुर के फोर्ट्स पे और ऐसी ऐसी जगहों पे बहुत शूटिंग होती है ना, कश्मीर में डेफिनेटली। तो उनके केस में ये बोला कि मान लो अब कोई एक यहाँ पे ना एक नॉन रेजिडेंट है, कौन है भाई? वही जेम्स को ही ले लेते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये जो जेम्स है, ये एक नॉन रेजिडेंट है, ये क्या आया, ये ना जयपुर आया। ओके, अब जयपुर में आकर इसने शूटिंग करी, ठीक है। शूटिंग कर ये उस वहां पर इसने शूटिंग करी। अब प्लीज कोई भी स्टूडेंट्स ना वो ये वाली शूटिंग मत समझना, वी आर टॉकिंग अबाउट द मूवी शूटिंग, दैट इज द सिनेमेटोग्राफ फिल्म, ठीक है। उसने एक सिनेमेटोग्राफ फिल्म की शूटिंग करी, उसके बाद उसने उस मूवी को लेके जाकर कहीं और सेल कर दिया, नॉट इन आर इंडिया, बिकॉज इंडिया में हुआ तो डेफिनेटली दैट इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया, दैट इज नॉट द पॉइंट है, ठीक है। उसने जाकर उस मूवी को कहीं और आउटसाइड जो है वो शो किया, उससे उसको इनकम हुई है। ये जो इनकम हुई है, अब नॉन रेजिडेंट कहता है अरे ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, मैंने गलती से जाकर इंडिया में शूटिंग कर ली। अब इंडिया में शूटिंग कर ली ना, तो इंडिया का इनकम टैक्स तो मुझे कहेगा, क्योंकि आपका जो सोर्स है दैट इज कनेक्टेड टू आर इंडिया, सो यू हैव टू पे इनकम टैक्स टू आर इंडिया। तो उसने कहा भाई ऐसे तो आगे से मेरे को बड़ा ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, छोड़ो। नहीं, इनकम टैक्स ने बोला सुनिए जेम्स, अगर तो आप एक इंडिविजुअल हो, हम ये कह रहे हैं अगर आप एक नॉन रेजिडेंट हो और आप इंडिया में आके कोई सिनेमेटोग्राफ फिल्म शूट कर रहे हो जिसकी वजह से आपको इनकम हुई है, नॉट इन आर इंडिया, आप कहीं और जाकर उसको दिखा रहे हो, सो इन दैट केस वो जो मूवी है ना उसकी जो इनकम हो रही है उससे हम एक भी पैसा टैक्स का नहीं लेंगे, ठीक है। समझ आ गई बात। बट यहाँ पर कुछ कंडीशंस है। कौन सी कंडीशंस है? तो बेसिकली देयर आर 3 कंडीशंस। या तो ये नॉन रेजिडेंट जो पर्सन है ना, ये कौन होगा मैम? या तो ये कोई इंडिविजुअल होगा। उसने कहा देखो अब इतनी बात हमारी मान लेना, बट अगर आप एक इंडिविजुअल हो, इंडिया के रेजिडेंट तो आप हो ही नहीं, बिकॉज इट इज वेरी मच क्लियर हियर दैट यू आर अ नॉन रेजिडेंट कैटेगरी, ठीक है। बट अगर आप एक इंडिविजुअल हो ना, तो आप इंडिया के सिटीजन भी नहीं होने चाहिए। सिटीजन यानी नागरिकता भी नहीं होनी चाहिए इंडिया की, तभी एक्सेप्शन आप पर लगेगी, वरना नहीं। अगर आप एक फर्म हो, ठीक है, जेम्स की एक फर्म है जिसने सिनेमेटोग्राफ फिल्म बनाई है, इन द केस ऑफ फर्म उसने कहा अब आपके जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स होंगे ना,
वो इंडिया के सिटीजन नहीं होने चाहिए। और हमने कहा था ना वो एनआर होना चाहिए, रेजिडेंट नहीं होना चाहिए। तो सेम बात पार्टनर्स के लिए अप्लाई हो गई कि उसके जो पार्टनर्स हैं वो भी इंडिया में रेजिडेंट नहीं होने चाहिए। नॉट इवन अ सिंगल पार्टनर शुड बी रेजिडेंट इन इंडिया। ओके, फिर मैम अगर ये कंपनी हुई तो भाई कंपनी में कौन होता है, जल्दी बताओ दोस्तों, कंपनी में कौन होता है? अब कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं, तो जो बात पार्टनर्स के लिए अप्लाई हुई वही शेयर होल्डर्स के लिए हो जाएगी। दैट इन केस ऑफ अ कंपनी, वो कोई सिनेमेटोग्राफ फिल्म शूट कर रहे हैं हमारे इंडिया में, उसकी वजह से उनको इनकम हुई है, तो शेयर होल्डर्स ना तो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए ना ही इंडिया में रेजिडेंट होने चाहिए। अब बच्चे क्रैबिंग यानी रट्टाफिकेशन पे उतरेंगे। कैसे? इंडिविजुअल है तो सिर्फ सिटीजन नहीं होना चाहिए, पार्टनर्स के लिए रेजिडेंट नहीं, सिटीजन नहीं, शेयर होल्डर्स के लिए रेजिडेंट नहीं, सिटीजन नहीं। अच्छा एक बात बताना मुझे, इसमें क्यों क्रैमिंग करी? समझ नहीं सकते थे आप इस बात को? कैसी बातें करते हो? अरे मैंने क्लियरली बोला तो है कि ये जो पर्सन है वो नॉन रेजिडेंट ही है, तो इंडिविजुअल के केस में तो भाई रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट की बात ही नहीं आ रही, ठीक है ना? वो तो आगे फर्म वगैरह का केस है। दैट्स व्हाई वी क्लियर दिस पॉइंट। ओके, सो प्लीज स्टूडेंट जस्ट डोंट डू द क्रैमिंग एंड द रट्टाफिकेशन। आई जस्ट हेट क्रैमिंग। आई एम क्लियरली सेइंग यू आई जस्ट हेट क्रैमिंग, ठीक है? तुम ये रट्टाफिकेशन मत किया करो, कितने टाइम याद कर लोगे उसको? ओके, लॉजिक समझा करो। अब आपको पता है टैक्स ना एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट द कंडीशन इज आप उसको समझ के करो, उसको लर्न मत करो, उसको अंडरस्टैंड करो। अच्छा, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? उसने बोला अब हम बात करते हैं एक फॉरेन कंपनी की, ठीक है? फॉरेन कंपनी की बात कर रहे हैं कि उसके लिए क्या एक्सेप्शन आई है। अब यहाँ एक्चुअली में है क्या ना, तो देखो स्टूडेंट्स, ये एक फॉरेन कंपनी थी, ठीक है? उस फॉरेन कंपनी का बिजनेस क्या है? इट्स इन बिजनेस ऑफ माइनिंग ऑफ डायमंड, ठीक है? डायमंड माइनिंग में वो बिजनेस करते हैं, बट इट मस्ट बी अ फॉरेन कंपनी, दैट इज नॉट एन इंडियन कंपनी, ठीक है? बिजनेस ऑफ माइनिंग ऑफ डायमंड्स, बिजनेस ऑफ माइनिंग ऑफ डायमंड्स। उन्होंने क्या किया, इंडिया में ना स्टूडेंट कुछ जोन्स हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया, जिसको हम कहते हैं स्पेशल जोन। स्पेशल जोन फॉर व्हाट? दैट इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वहां ये बोला गया कि आप अपने ये जो डायमंड्स है ना, अनकट एंड अनअसॉर्टेड, ठीक है? कुछ भी उन पे कटिंग वगैरह नहीं है, मतलब दैट द रॉ फॉर्म, ठीक है? अनकट एंड अनअसॉर्टेड डायमंड्स को आप वहां पर जाकर डिस्प्ले कर सकते हो। ओके, उसकी वजह से उनको इनकम हुई। लेकिन क्योंकि ये बनाए इसीलिए गए हैं जोन, स्पेशल नोटिफाइड जोन्स की, यहाँ पर फॉरेन कंपनीज को बोला जाता है आओ हम आपको बहुत सारी टैक्स रिलीफ वगैरह दे रहे हैं, बहुत सारे बेनिफिट देंगे। उसमें से एक बेनिफिट यही है कि उसको टैक्स, उसकी जो इनकम हुई है उसको टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है मैम? बट ऐसा क्यों किया? अब तो वो इंडिया में आया था, स्पेशल नोटिफाइड जोन में आया था, जिसको नोटिफाई इसीलिए किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे, प्रैक्टिकली बता रही हूँ, नॉट फॉर द टैक्सेशन पर्पस। मैम जब टैक्स लेना ही नहीं था ना, तो क्यों बिना मतलब के स्पेशल नोटिफाइड जोन बनाए हैं और उनको बोला आओ इंडिया में आओ? क्यों? वो क्या हमारे गेस्ट है? नहीं, दे आर एक्चुअली द गेस्ट, बिकॉज वो आएंगे तो सोचो फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी, जिसकी वजह से इंडिया का जो है वेल्थ बढ़ेगी, ठीक है? इंडिया के पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की पावर्स आएंगी जब उसके पास फॉरेन करेंसी होगी। क्लियर? बिजनेस ऑफ माइनिंग ऑफ डायमंड में है, तो उसको ये बोला कि अगर आप क्या कर रहे हो, आप डिस्प्ले कर रहे हो। अब ये पर्सन क्या कर रहा था? डिस्प्ले कर रहा था। डिस्प्ले किसका? उसका अनकट एंड अनअसॉर्टेड डायमंड्स का। अनकट एंड अनअसॉर्टेड, अनकट एंड अनअसॉर्टेड डायमंड्स को वो डिस्प्ले कर रहा है। कहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है? इन स्पेशल जोन विच इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और कोई गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं कर सकती इसको, मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती भाई, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है ऐसे जोन्स को। स्पेशल जोन्स नोटिफाइड by central government, ठीक है? For this purpose of course, so in that case students, no income from this part, no income from this part shall be deemed to accrue or arise in India. No income from this part shall be deemed to accrue or arise in India. Accrue or arise in India. Am I clear to all of you? जल्दी से बताओ, ठीक है? अच्छा आपको एक बात और बताती हूँ, नेक्स्ट चैप्टर ना ऑन द स्टूडेंट्स डिमांड, द नेक्स्ट चैप्टर विल बी द कैपिटल गेन, ठीक है? जिसको हम कल से स्टार्ट करेंगे, वो कैप गेन होगा, और साथ ही साथ कल से जीएसटी भी स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी, चलिए उसके बाद अब यहाँ पर बात आती है, मैंने आपको बोला था ना टोटल देर आर 8 पार्ट, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, बस फर्स्ट पार्ट ही थोड़ा लंबा था क्योंकि इसमें एक्सेप्शन थी, और सब तो छोटे छोटे से हैं, अभी खत्म हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में इनफैक्ट एक मिनट रुको, एक चीज रह गई है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? सेकेंड पार्ट बाद में करवाऊंगी, पहले देखो अभी हमने जो एक्सेप्शंस करी दैट इज ऑफ द बिजनेस कनेक्शन,
कोई प्रॉपर्टी सोर्ट असेट तो था नहीं जिसको उसने रेंट रूंट पे दिया था, या कैपिटल असेट नहीं ना। तो पहला तो मैंने आपको ये समझा दिया स्टूडेंट, आई होप सबको समझ आ गया। एनी प्रॉपर्टी सोर्स और असेट इन इंडिया, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ पे मैं फिर बता रही हूँ, देखो इसके केस में इनफैक्ट इसके भी नोट्स बना लो जिससे आपको दिक्कत ना हो इन द केस ऑफ एग्जामिनेशन। समझा चुकी हूँ बट नोट्स भी बना लो इसके, ठीक है। सो सेकेंड पार्ट दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन के एक्सेप्शंस कर ली ना। नेक्स्ट पार्ट लिखो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और सोर्स और असेट विच इज इन इंडिया। अब इसके केस में ध्यान रखना, ये जो भाई प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं ना स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है। अ प्रॉपर्टी विच वी कांट सी और टच, दैट इज लाइक काइंड ऑफ द गुडविल, द नो हाउ, द रेप्यूटेशन एंड ऑल, ठीक है। इट कैन आइदर बी मूवेबल और इमूवेबल, सबके लिए ये रूल एप्लीकेबल होगा, ठीक है, सबके लिए। फॉर ऑल द पर्सन दिस रूल विल बी इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल, दैट इज these incomes will be treated as income deemed to accrue or arise in India, ठीक है। So on all the properties this concept is going to be covered, okay। अब एग्जाम्पल लिख लें यहाँ पर। एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स, मान लो एक पर्सन है, उसने क्या किया, एक ना बिल्डिंग थी, बिल्डिंग कहाँ पर है, इन इंडिया। इसका जो बंदा बैठा है यानी जिसकी ये बिल्डिंग है ना, दैट इज आउटसाइड, वो बाहर बैठा हुआ था, ठीक है। अब एक पर्सन आया चिंतामणि ने इस बिल्डिंग को रेंट पे ले लिया। उसके बाद उसने क्या किया स्टूडेंट, इसके जो रेंटल चार्जेस है ना, रेंट पे कहाँ करा है, आउटसाइड इंडिया। तो रीजन, क्योंकि वो जो पर्सन है जिसकी ये बिल्डिंग है वो इंडिया के बाहर है। उसने बोला मैं इंडिया के बाहर हूँ तो इंडिया में टैक्स क्यों लगा रहे हो, अरे ये तो बिल्डिंग है, ये तो हमारे इंडिया में है ना। सो इन दैट केस दिस इनकम विल बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, क्योंकि ये इनकम जो है हमारे इंडिया में है, बिल्डिंग हमारे इंडिया में है। क्लियर। नेक्स्ट सेम केस आता है स्टूडेंट, इनकम बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट दैट इज सिचुएटेड इन इंडिया। तो उसमें भी ध्यान रखना, कैपिटल एसेट जो है वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, सबके लिए पॉइंट अराइज होगा। ओके, लिखवा दूं ये भी, ठीक है। आई होप सब नोट्स बना रहे हो ना साथ साथ में, हाँ जी। ओके, सो इनकम थ्रू ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट विच इज सिचुएटेड इन इंडिया। इनकम थ्रू ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट विच इज सिचुएटेड इन इंडिया, ठीक है। तो दिस इनकम विल बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। और इसमें मेन बात यही है, मतलब था क्या, पर्सन इंडिया में नहीं बैठा था, कनाडा में था, उसकी एक प्रॉपर्टी थी इंडिया में, कैपिटल एसेट थी इंडिया में, उसको उसने सेल आउट कर दिया। अब क्योंकि वो कैपिटल एसेट इंडिया में थी, चाहे वो बंदा कहीं भी हो, वी आर गोइंग टू से दैट इनकम इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। बेशक उसकी इनकम बाहर रिसीव हुई है बट अक्रू इंडिया में हुई है, डीम्ड टू अक्रू इंडिया में हुई है, हम ये मानेंगे। इन दैट केस इट विल बी टैक्सेबल और इंक्लूडेबल इन द टोटल इनकम। लिखो, डीम्ड टू accrue, that is deemed to generate, okay, deemed to accrue or arise in India, irrespective of कि वो जो capital asset है student, irrespective of the fact that capital asset is, वो जो capital asset है भाई वो चाहे movable हो, immovable हो, tangible हो, intangible हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, tangible हो या इंटेंजिबल, ठीक है। ये सब बातें यहाँ पे मैटर नहीं करेंगे। व्हाट इज गोइंग टू बी मैटर हियर इज कि कुछ कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुई है एंड दैट कैपिटल एसेट इज सिचुएटेड इन इंडिया। ओके, चलो ग्रेट। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमारे पास आता है इसका नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है उसको ध्यान से समझो, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात आई कि मैम आपने बोला कि ये जो कैपिटल एसेट है ना, दैट कैपिटल एसेट इज सिचुएटेड इन इंडिया, लेकिन इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है उनका क्या करना है वो देखते हैं। अब सुनो स्टूडेंट, इसके केस में जो डॉक्यूमेंट्स है, मान लो उसका रजिस्ट्रेशन चाहे इंडिया में हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर ना एक लाइन इनफैक्ट ऐड कर लो, irrespective of fact whether फर्स्ट केस क्या आ गया यहाँ पे कि कैपिटल एसेट कैसी भी थी, irrespective of this fact it is going to be assumed as deemed to be accrue or arise in India। सेकेंड यहाँ पर बात आता है कि उसका जो प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन है ना, प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन है, उसका जो प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो कहाँ का होना चाहिए। और मैम रजिस्ट्रेशन मतलब कि उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह का रजिस्ट्रेशन हुआ, कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर होगी तो उसके डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर होंगे ना, तो उसके केस में, ठीक है। सो प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट और ट्रांसफर एटसेट्रा।
वो चाहे इंडिया में हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इन इंडिया चाहे आउटसाइड इंडिया, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट हम ये बोलेंगे कि हाँ भाई ये जो इनकम है दैट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया ड्यू टू द इनकम डीम टू बी अक्री और अराइज इन इंडिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैसा कहाँ लिया हो, मैंने तो बोला ही, चाहे वो कनाडा में बैठा होता पैसा वहां लिया होता, कंसिडरेशन वहां रिसीव होती, फिर भी कोई फर्क ना पड़ता, तो लिख भी लो। प्लेस ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, प्लेस ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, place of payment of consideration for transfer is within India or outside India, within India or outside India। तो इससे भी भाई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आता है सेकंड पॉइंट, फाइनली फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकंड पॉइंट वो ये कह रहा है कि इनकम फ्रॉम सैलरीज अर्नड इन इंडिया। फर्स्ट क्या था कि बिजनेस कनेक्शन, प्रॉपर्टी या फिर कैपिटल एसेट से रिलेटेड। सेकंड उसने यहाँ पे बोला कि भाई अब मान लो कोई इनकम है जिसको हम ये कह रहे हैं दैट इनकम फ्रॉम सैलरी विच इज अर्नड इन इंडिया। अब यहाँ पर वो इनकम आप देखोगे स्टूडेंट कि ऐसा नहीं है कि उसको बेसिक सैलरी मिल रही है। बेसिक सैलरी मिलती तो दैट इज वेरी मच क्लियर ना कि हाँ भाई बेसिक सैलरी उसको मिल गई है तो इनकम अक्रियू और अराइज इन इंडिया। अक्रियू नहीं हो रही, वो कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट वे से बाहर से रिलेटेड होगी, वो देखते हैं कैसे। देखो फ्रेंड, सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है दैट इनकम फ्रॉम सैलरीज अर्नड इन इंडिया। इनकम फ्रॉम, अच्छा बात मैम इसके सबसेक्शन वगैरह याद कर ले, नहीं, जिसके 3 या 4 सबसेक्शन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको खुद बता दूंगी, बाकी सबके लिए सेक्शन नंबर 9 याद रखना, दैट विल बी मोर देन इनफ। सो इनकम फ्रॉम सैलरीज अर्नड इन इंडिया, इनकम फ्रॉम सैलरीज अर्नड इन इंडिया। अब पता है यहाँ पर ना, इवन व्हेन आई वाज अ सीए इंटर स्टूडेंट ना, तो मेरे माइंड में भी एक क्वेश्चन था कि व्हेन द सैलरीज मतलब इनकम ऐसी हुई है फ्रॉम द सैलरी विच आर अर्नड इन इंडिया। सैलरीज अर्नड इन इंडिया मतलब कि उसने जो अपनी सर्विसेज दी है ना वो इंडिया में दी है। तो भाई ये पॉइंट तो सीधा सीधा अक्री और अराइज में आना चाहिए था। अब इसमें भी डीमिंग सेक्शन क्यों लगा दिया, सेक्शन नंबर 9 क्यों लगा दिया? तो देखो बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट, मैं एग्जामिनेशन में आपको बता रही हूँ ये है क्या, बट एग्जाम में हम वही लाइन लिखेंगे जो स्टडी मेट में लिखी हुई है, ठीक है। बट इसका मतलब समझो, एक पर्सन है, ये है एम्प्लॉयर, ठीक है। ये एम्प्लॉयर ना स्टूडेंट यूएसए में बैठा है, ये इसका एम्प्लॉई है, ठीक है। और यहां पर इसकी कंपनी है, इसकी जो कंपनी है ना एम्प्लॉयर की, एक्चुअली में इंडिया में है, ठीक है। अब या फिर किसी भी वजह से, चलो कंपनी को भी इंडिया में नहीं मानते, हुआ क्या, उसने क्या बोला कि भाई ये जो एम्प्लॉयर है, उसने एम्प्लॉय को बोला एम्प्लॉय मेरी बात सुनो, इंडिया में जाकर सर्विसेज देकर आओ, ठीक है। हमारे क्लाइंट को इंडिया में सर्विसेज चाहिए, वहां जाके सर्विसेज देकर आओ। अब इस एम्प्लॉय ने इंडिया में आके सर्विसेज दी, सर्विसेज कहाँ दे रहा है, इंडिया में। तो इसके केस में स्टूडेंट इट कैन बी डिस्प्यूटेबल, इट कैन बी आर्ग्यूमेंटेबल कि भाई एम्प्लॉयर यूएसए में है, एम्प्लॉय भी यूएसए का ही था, उसको भेजा गया, ये एम्प्लॉय बेसिकली यूएसए का था, ठीक है, लेकिन उसको कहा इंडिया में जाकर सर्विसेज दो। अब वो कहेगा इनकम, मुझे तो ये इसकी जो इनकम है ना वो भी जाकर यूएसए में मिल रही है, मेरा एम्प्लॉयर वहीं पे पेमेंट कर रहा है। तो बट बिकॉज दी सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया ना, सो वी आर अज्यूमिंग, वी आर डीमिंग कि सैलरीज, दिस इनकम इज डीम्ड टू अक्री और अराइज इन इंडिया, ठीक है। सो इन दिस केस बेशक उसको जो पेमेंट की गई है, पेमेंट भी ना स्टूडेंट उसको, ये जो सैलरी दी है, सैलरी कहाँ दी है, यूएसए में दी है, बट उसने सर्विसेज कहाँ दी है, अपनी इंडिया में दी है ना। तो इन दिस केस हम मानेंगे इनकम डीम्ड टू अक्री और अराइज इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू अक्री और अराइज इन इंडिया। व्हाट इज द रीजन, बिकॉज सैलरीज की जो सर्विसेज है ना फॉर द पर्टिकुलर सैलरी दे आर गिवन इन द इंडिया, ठीक है। इनकम डीम्ड टू अक्री और अराइज इन इंडिया। अच्छा अब कई बार बात आती है कि मैम मान लो वो वाली सैलरी जो कि बिफोर और आफ्टर द सर्विसेज दी गई है, मतलब अरे ग्रेचुटी, पेंशन, वो सब भी इसमें इंक्लूड होगी, उसके केस में भी हम बोलेंगे अगर उसने सर्विसेज इंडिया में दी हैं सो दैट इज डीम्ड टू अक्री और अराइज इन इंडिया। अब आ जाओ एक बार स्टडी मटेरियल पे, आपको लाइन क्या लिखनी है, आपको ऐसा कुछ नहीं मेंशन करना, एग्जाम्पल मेंशन नहीं करना, सीधी बात है जो एग्जामिनर मांग रहा है उसको वो देंगे, जिससे कि हमें मार्क्स चाहिए। क्लाइंट्स के लिए हमने इसका मतलब समझ लिया, बट अब हम एग्जाम्स के लिए इसकी लाइन भी समझ लेंगे। क्लियर लिखना है, income which falls under the head salaries is deemed to accrue or arise in India if it is earned in India. क्लियर, अगर वो इंडिया में अर्न हुई है तो भाई हम कहेंगे जो सर्विसेज इंडिया में रेंडर हुई है तो उसके केस में हम कहेंगे दैट दिस इज डीम्ड टू accrue or arise in India. Is it clear to all of you? ठीक है।
अब इन्होंने बोला एनी इनकम अंडर द हेड सैलरी इज पेबल फॉर रेस्ट पीरियड और लीव पीरियड विच इज प्रीसीडेड एंड सक्सीडेड बाय सर्विसेज। ये क्या है? सो दे आर हियर टॉकिंग अबाउट द ग्रेच्युटी, पेंशन, कि हाँ भाई वो नहीं जा रहा था ऑफिस, उसके बाद भी उसको कुछ सर्विसेज के लिए पहले सर्विसेज दी थी, ठीक है, इसलिए कुछ अमाउंट मिल रहा है। दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज इनकम अर्न्ड इन इंडिया, दैट इज इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। क्लियर है आपको? मैंने आपको एग्जाम्पल पे लिखवा दिया स्टूडेंट, जिससे कि आपको ये दिक्कत ना हो कि अरे ये एक्चुअली में था क्या, वो समझ नहीं आया। अब आता है इसका थर्ड पॉइंट। हाँ हाँ, बस सेकंड पॉइंट इतना ही था, बस इतना सा। हाँ जी, बस इतना सा। चलो ठीक है, थर्ड पॉइंट। अब हाँ, सेकंड पॉइंट में नोवेयर आई मेंशन, मैंने कहीं ऐसा मेंशन नहीं किया कि भाई ये जो पर्सन है ये रेजिडेंट होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट होना चाहिए या कुछ भी, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। इट कैन बी एनीवन। ओके, चलो उसके बाद अब यहाँ पर क्या बात हुई है? अब वो कहता है इंडिया में आकर तो उसने अपनी सर्विसेज दे दी, सेकंड पॉइंट में कवर हो गया। अब यहाँ पर आई गवर्नमेंट की बात। एक्चुअली एक पर्सन है, ये रहा। कौन है ये स्टूडेंट? द पर्टिकुलर पर्सन दैट इज एन इंडियन सिटीजन। ये ना एक इंडिया का नागरिक है, ठीक है। इससे पहले वाले पॉइंट में ऐसी कोई बात नहीं थी, यहाँ इंडिया का नागरिक है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है। ये रही गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने उसको बोला सुनो इंडियन सिटीजन, तुम मेरे यहाँ पे काम करते हो? हाँ मैं करता हूँ। ये इसका एम्प्लॉय है। तो गवर्नमेंट ने कहा मेरे कहने पर तुम इंडिया के बाहर जाकर अपनी सर्विसेज रेंडर करो, ठीक है। गवर्नमेंट के बोलने पर ये पर्सन क्या कर रहा है? यहाँ पर ये किसका एम्प्लॉय है? गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट ने कहा कि इंडिया के बाहर जाकर अपनी सर्विस दो, यानी सर्विस जो उसने दी है दैट इज आउटसाइड इंडिया दी है। किसके कहने पे दिया है? गवर्नमेंट के कहने पे दी है। सैलरी कौन देगी उसको? गवर्नमेंट देगी। इसके बदले गवर्नमेंट ने उसको सैलरी दे दी। तो मैम सर्विस अब उसने बाहर दी है। पहले वाले केस में उसने सर्विस इंडिया में आके दी थी बाहर के पर्सन ने, तो हमने कहा क्या था? इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। देखो साफ बात है भाई, हम तो अपना फायदा देखेंगे। अब यहाँ हमारा फायदा कब हो रहा है कि हम मानेंगे बेशक तुमने सर्विस बाहर दी है, लेकिन यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सो दैट इज नॉन एज अ डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया योर सैलरी बिकॉज वी वांट द टैक्स। ओके, तो स्टूडेंट इस केस में ये जो सैलरी है इसको हम मानेंगे डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। मैं क्लियर बोल रही हूँ, जहां अपना फायदा है वही देखेंगे। टैक्स लेने से इंडिया का फायदा है तो वही देगा, ठीक है। डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि अब तो वो बाहर जाके सर्विस दे रहा है तो अब हम इंडिया में उसकी सर्विसेज को, उसकी सैलरी अर्न नहीं कहेंगे। लेकिन द फैक्ट हियर इज कि वो क्या है, उसको बाहर भेजा है गवर्नमेंट ने और किसी ने नहीं। क्लियर? डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक बात और देखो, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हियर इज, आपको पता है ये तो सैलरी की बात हो गई। पर्क्स के बारे में क्या होता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भाई देखो साफ बात है कहीं तो फायदा होगा या नहीं? जल्दी बताओ मुझे। इफ ही द गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना, उसको फायदा होगा या नहीं? हाँ हाँ मैम, तभी तो सब गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं डेफिनेटली। तो उसको यहाँ बोला गया हाउएवर, अगर तुम्हें क्या मिला होता, कोई भी पर्क्स या अलाउंसेस मिले होते ना, ठीक है, नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इट्स अ नॉर्मल पॉइंट। सेक्शन 10 हमारे पास आता है जहां पर एग्जाम्प्टेड इनकम्स के बारे में पढ़ते हैं, वहां का पॉइंट बता रही हूँ रिलेट कर। इस एम्प्लॉय को अगर सैलरी की जगह पे कोई भी पर्क्स या अलाउंसेस मिले होते तो दैट इज एग्जाम्प्टेड, उस पर कोई टैक्स ना लगता। इंडिया में अर्न हुआ है डेफिनेटली इस सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग, बट उसको एग्जाम्प्ट करते तो इसीलिए उसको टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। एग्जाम्प्ट मतलब होता है वो इनकम जिस पर टैक्स नहीं देना होता, ठीक है। सो हाउएवर पर्क्स एंड अलाउंसेस अगर होते तो सेक्शन 10 हमें कहता है एग्जाम्प्टेड इनकम है ये। किसके केस में? अगर गवर्नमेंट के कहने पे वो पर्सन बाहर जाकर अपनी सर्विसेज दे रहा था उस केस में। सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 7, ठीक है, एग्जाम। अच्छा मैम ये जो एग्जाम्पशन मिलेगी ना, हमने पढ़ा था कि सैलरी चैप्टर में कभी एग्जाम्पशन न्यू में मिलती है कभी ओल्ड रेजीम में, तो ये फॉर बोथ रेजीम्स है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना भाई, तो फॉर बोथ रेजीम्स है, दोनों ही रेजीम्स के लिए पर्क्स एंड अलाउंसेस शेल बी एग्जाम्प्टेड। सैलरी टैक्सेबल होगी, पर्क्स एंड अलाउंसेस टैक्सेबल नहीं होंगे। ओके, इसी के साथ थर्ड पॉइंट भी हमारा यहाँ पर होता है ओवर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज अ फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट्स वो ये कहता है, अब क्या हुआ यहाँ पर, अब बात आती है डिविडेंड की। अब स्टूडेंट्स ये क्या कहता है, एक इंडियन कंपनी है, ठीक है, उसके शेयर होल्डर्स बाहर के हैं, उसने क्या किया, डिविडेंड पे किया है, ठीक है। डिविडेंड कहाँ पे किया स्टूडेंट? उसने आउटसाइड इंडिया। बेसिकली व्हाई ही हैव पेड आउटसाइड इंडिया, भाई उसके जो शेयर होल्डर्स थे वो बाहर के थे, ठीक है, उनको डिविडेंड पे किया है। तो ये बोला गया कि ये जो डिविडेंड है जो उसने आउटसाइड इंडिया दिया है, बट द कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी से लेके जाओगे टैक्स तो हमें तुम लगाएंगे। तो यहाँ बोला डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, क्योंकि डिविडेंड तो हमारी इंडियन कंपनी की वजह से ही मिल रहा है, ठीक है ना, वो इंडिया में काम कर रही है उसकी वजह से तुम्हें डिविडेंड मिला। डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया,
क्लियर मैम? मतलब टैक्सेबल किसके हाथ में होगा बच्चों? टैक्सेबल जिसको डिविडेंड, जिसको इनकम मिल रही है, यानी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स ना, टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स के हाथों में ये टैक्स लगेगा। क्लियर है? अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको करवाने वाली हूँ, इसके लिए आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट का आपको सेक्शन नंबर याद करना है, क्योंकि ये बहुत रिपीटेड पॉइंट है, नॉट जस्ट इन द इंटरमीडिएट लेवल, फाइनल लेवल पे भी ये पॉइंट बहुत बार रिपीट हो चुका है। अब बात हम कर रहे हैं, पहले हमने डिविडेंड की बात करी थी ना, ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, अब हम यहाँ बात करेंगे इंटरेस्ट की। किसकी? इंटरेस्ट की। अब ये इंटरेस्ट में क्या हो रहा है स्टूडेंट, पहले तो इसका सेक्शन नंबर लिख लो। सेक्शन नंबर 9 तो हम पढ़ ही रहे हैं। सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज 5, क्लॉज 5, 6, 7, 8, अब हम ये याद रखेंगे, चारों हमें क्लॉजेस याद रखने हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लॉज 5 जो इंटरेस्ट की बात कर रहा है, उसने क्या कहा स्टूडेंट, इंटरेस्ट के केस में हुआ क्या ना यहाँ पर, अब अच्छा आप इंटरेस्ट क्यों पे करते हो? ऑब्वियसली मनी जो है वो इंडिया में बोरो करी है, मनी बोरोड इन इंडिया, ठीक है, किसी भी वजह से मनी जो है वो इंडिया में बोरो करी है, ऑब्वियसली तभी तो ये बात आएगी। बट इंटरेस्ट जो है वो कौन कौन पे कर रहा है, एंड इंटरेस्ट पेड बाय, मतलब मनी किसने बोरो करी है, तीन कैटेगरीज की बात करेंगे एक एक करके। द फर्स्ट कैटेगरी इज ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ और क्या, गवर्नमेंट मनी बोरो करेगी, पैसा उधार पे लेगी, तो उसको टैक्स नहीं भरना, डेफिनेटली भरना है भैया, इंटरेस्ट नहीं भरना, डेफिनेटली भरना है। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको इंटरेस्ट क्यों देना है, अरे जिसने पैसा उधार पे दिया है वो तो लेगा ना इंटरेस्ट, ठीक है। सो फर्स्ट कैटेगरी गवर्नमेंट, सेकंड रेजिडेंट की बात करेंगे, और थर्ड हम बात करेंगे नॉन रेजिडेंट की। एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट। अगर स्टूडेंट इंडियन गवर्नमेंट ने कोई भी पैसा उधार पे लिया था, उस पर उन्होंने इंटरेस्ट पे किया है ना, तो उसको हम कहेंगे दैट इनकम इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। क्लियर? दैट इनकम इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास बात आती है, गवर्नमेंट का केस तो खत्म है भाई, गवर्नमेंट के केस में इतना ही था। अब हम बात करेंगे रेजिडेंट की, ठीक है। वो पर्सन ना हमारे इंडिया में रेजिडेंट है, उसने इंटरेस्ट पे किया है, सो दैट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। लेकिन आप ये रेजिडेंट ये कहने लगा कि अरे भाई बड़ी ना दिक्कत की बात हो गई। उसने कहा क्या हो गया? कहता मैंने एक ना कुछ वो लिया था, पैसा उधार पे लिया है। अच्छा आप एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, इस जो पार्ट है ना, इसमें पेयर डिसाइड कर रहा है कि इंटरेस्ट कौन पे कर रहा है उसके बेसिस पे। ऐसा भी कई केसेस में हो सकता है कि गवर्नमेंट ने जिसको पे किया है वो चाहे रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क यहाँ पर जो इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है उससे नहीं पड़ रहा, इंटरेस्ट पे कौन कर रहा है इस बात से पड़ रहा है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना स्टूडेंट्स। चलो अगर वो पर्सन रेजिडेंट है, अब ये पर्सन रेजिडेंट है, उसने कहा कि अरे मैंने जो पैसा उधार पे लिया था ना, वो मैंने एक ऐसे काम के लिए लिया था, एक ऐसे बिजनेस के लिए लिया था जो मैं इंडिया के बाहर करने वाला हूँ। ये तो गलत बात है। फिर भी मैंने जिससे उधार पे पैसा लिया, जब मैं उसको इंटरेस्ट दूंगा तो ये उस पर टैक्स लगा देंगे, ये तो बड़ी गलत बात है। ऐसे तो मुझे कोई उधार पे पैसा नहीं देगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट का पैसा, टैक्स का पैसा मेरे से ही वसूल करेगा ना, नहीं ये तो गलत है। या ऐसे किसी भी पर्पस के लिए मैंने लिया था जिसकी वजह से मैं बाहर जाकर अर्निंग करूंगा, इंडिया में नहीं करूंगा, तो इन दोनों केसेस में एक्सेप्शन में डाल दिया कि भाई पेयर रेजिडेंट है बट उसने पैसा उधार पे इसलिए लिया था। ऐसे केसेस में हो सकता है स्टूडेंट जो रेजिडेंट है ना, उसने पैसा किसी नॉन रेजिडेंट से लिया हो, ठीक है, या किसी से भी लिया हो। तो पैसा जब तुमने उधार पे लिया था, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, बट इंटरेस्ट पे करने का पर्पस क्या है कि तुमने वो पैसा उधार पे क्यों लिया था? फॉर बिजनेस और प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया, और फॉर अर्निंग एनी इनकम आउटसाइड इंडिया जिसका सोर्स है। इन बोथ द केसेस इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सेप्शन, और इसको टोटल इनकम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। एक्सेप्शंस लिख लो इसकी, रेजिडेंट के केस में एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है स्टूडेंट्स? वेयर जो मनी बोरो करी है, वेयर मनी बोरोड एंड यूज्ड, वेयर मनी बोरोड एंड यूज्ड किसके लिए? फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। या एक काम करो, इसके भी 2 पॉइंट्स बना लो। फर्स्ट तो हमने कह दिया, या तो वो किस लिए कर रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस या फिर कोई प्रोफेशन, बट ये जो बिजनेस और प्रोफेशन है दैट इज कैरिड ऑन बाय हिम आउटसाइड इंडिया, कैरिड ऑन बाय हिम आउटसाइड इंडिया। तो इन दैट केस वो जिसको इंटरेस्ट पे करेगा उस पर ये टैक्सेबल नहीं होगा, कैरिड ऑन बाय हिम आउटसाइड इंडिया। तो ध्यान रखना, इंटरेस्ट के केस में रिसिपिएंट को देख के नहीं, पेयर को देख के डिसाइड होगा कि यहाँ पर इंटरेस्ट जो है टैक्सेबल होगा या नहीं। सेकेंड, या फिर फॉर पर्पस ऑफ अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया,
फॉर पर्पस ऑफ अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, ठीक है। इन बोथ द केसेस स्टूडेंट्स वो एक्सेप्शन होगी एंड दैट इज नॉट गोइंग टू बी ट्रीटेड एज इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है नॉन रेजिडेंट का, कि नॉन रेजिडेंट के केस में कब मानेंगे कि ये जो इनकम है दैट इज टैक्सेबल इन इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। आइए देखते हैं। सो नॉन रेजिडेंट का केस, ठीक है, जैसे रेजिडेंट के केस में माना, ऐसे नॉन रेजिडेंट पे नॉन रेजिडेंट में एक्सेप्शन तो ना होगी। नॉन रेजिडेंट में तो उसने क्लियरली बोलिया, देखो अब एनआर कहेगा कि भाई ये तो सही है, अगर मैंने पैसा उधार पे लिया है सो व्हाई आई हैव टू, मतलब जो ऐसा क्यों होगा कि मैंने जिसको इंटरेस्ट दिया उसके लिए वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, ये तो गलत बात है। नहीं, उसने कहा हम इसको टैक्सेबल सिर्फ और सिर्फ तब मानेंगे उस पर्सन के लिए इफ द मनी बोरो, जो आपने मनी बोरो करी है उससे आप कोई बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हो, और वो बिजनेस या प्रोफेशन अगर आप हमारे इंडिया में कर रहे हो तो जिस पर्सन को आपने इंटरेस्ट दिया है हम मानेंगे वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा इन वर्च्यू ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। क्लियर है, ठीक है। तो नॉन रेजिडेंट के केस में मैं इसको नीचे लिख रही हूँ स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, आपकी बुक में नोटबुक में स्पेस है तो वहीं लिख लो, ठीक है। नॉन रेजिडेंट के केस में, नॉन रेजिडेंट का केस, अच्छा इसको मैं ब्लू मार्कर से कर देती हूँ। क्या बोला उसने, सिर्फ और सिर्फ टैक्स कब लग रहा है, वेयर मनी बोरोड, वेयर मनी बोरोड एंड यूज्ड किस लिए यूज करी उसने, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम इन इंडिया। अगर हमारे इंडिया में काम कर रहे हो तभी हम मानेंगे कि हाँ भाई वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। जैसे रेजिडेंट के केस में कहा बाहर जाके काम कर रहे हो, चाहो तुम्हारे इंटरेस्ट पे हम टैक्स नहीं लगाएंगे, इंडिया में काम कर रहे हो तो इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा, ठीक है। वेयर मनी बोरोड एंड यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम इन इंडिया। इसका मतलब कभी किसी को पैसा उधार पे दो तो भाई पूछ लेना कैसे यूज करना है, ठीक है। द रीजन बीइंग तुम पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा उस इंटरेस्ट का वो यहाँ पर डिसाइड होगा। ओके, बस इतना ही था हमारे पास सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 5। आई होप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सेक्शन अब हम करते हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 6। रिपीटिंग माई सेल्फ स्टूडेंट्स, ये जो 3 अब मैं आपको करवाए हैं, क्लॉज 5, क्लॉज 6, क्लॉज 7 एंड क्लॉज 8, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट भी हो चुका है एग्जाम में, ठीक है। चलो अब रॉयल्टी है ये क्या कहता है, रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होती है स्टूडेंट, रॉयल्टी मीन्स जब हम किसी की गुड नॉलेज कुछ भी ऐसा यूज कर रहे हैं उसके बदले हम उसको कुछ अमाउंट दे रहे हैं, दैट इज अ रॉयल्टी, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में बोल दूं तो यहाँ उसने कहा रॉयल्टी अगर गवर्नमेंट पे कर रही है, रेजिडेंट कर रहा है, नॉन रेजिडेंट कर रहा है, तो अगेन कब एक्सेप्शन होगी, कब टैक्स मानेंगे, जो रॉयल्टी पे करी है वो कब टैक्सेबल होगी नहीं होगी, ये डिसाइड करते हैं। तो रॉयल्टी सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर 6। क्लॉज नंबर में गड़बड़ मत कर देना, वरना चाहे सारा क्वेश्चन सही करोगे ना तब भी उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक तरीके से आप भाई नाम गलत ले रहे हो तो गुस्सा तो आएगा, तो नाम गलत नहीं लेना किसी का, ठीक है। अगेन 3 पॉइंट्स बनेंगे जैसे हमारे पास इंटरेस्ट के केस में बना था। द फर्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट किसी को रॉयल्टी पे कर रही है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इन दैट केस वो टैक्सेबल होगी इन द केस ऑफ इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। सेकेंड हमारे पास आता है रेजिडेंट का केस है, रेजिडेंट का केस है। अब रेजिडेंट के केस में उसने क्या बोला, रेजिडेंट के केस में ना वो अगेन सिंपल सी बात कर रहा है कि देखो रेजिडेंट तुम रॉयल्टी पे कर रहे हो, ठीक है, क्यों रॉयल्टी पे क्यों होती है भाई, कोई तुम्हें राइट तुमने उसका कोई इसका अधिकार लिया है फॉर यूजिंग ऑफ हिज नॉलेज फॉर इन्फॉर्मेशन फॉर इन काइंड ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज एन इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, और उसकी कोई सर्विसेज यूटिलाइज करी है, तुमने रॉयल्टी दी है, लेकिन किस लिए तुमने ये सारी सर्विसेज वगैरह यूज की थी, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय आउटसाइड इंडिया, या फिर और किसी वजह से जो है तुम इनकम अर्न करोगे बट दैट सोर्सेज आउटसाइड इंडिया, तो एक्सेप्शन होगी वहां पे भी तुमने जो रॉयल्टी जिसको पे करी है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। वही सेम बात जो हमने पहले लिखी थी, सिर्फ वर्डिंग्स में चेंज आएगा। इसको एक्सेप्शन क्या दी इन्होंने, यहाँ पे लिख लो स्टूडेंट्स, क्या एक्सेप्शन है, वेयर जहां पर रॉयल्टी क्यों पे करी है, पहली बात तो रॉयल्टी पे क्यों करते हैं, वेयर इट इज पेएबल, वेयर इट इज पेएबल फॉर, किस लिए करते हैं भाई, कोई राइट ट्रांसफर कर दिया, फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनी राइट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, उसने कोई इसकी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी वगैरह यूज करी, दैट इज द नो हाउ और द इंफॉर्मेशन काइंड ऑफ फॉर यूज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, ठीक है।
और किस लिए रॉयल्टी पे करते हैं नॉर्मल उसमें बताओ मुझे, मैम कोई इन्फॉर्मेशन यूज करिए उसमें, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और फॉर यूज ऑफ एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, और किस लिए कर सकते हैं, या कोई सर्विसेज यूटिलाइज करिए और फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विसेज, और फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विसेज। सो इन ऑल दीज केसेस एक्सेप्शन कब है, कब बोला जाएगा कि भाई यहाँ पर आपको टैक्स नहीं देना, इट विल नॉट डीम टू अक्री और अराइज इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और कैरियर, जब उसने स्टूडेंट्स ये बोला, देखो वही दो बातें सेम, अब ये लाइन सेम इंटरेस्ट वाली आएंगी, वही लिखनी है यहाँ पे, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम आउटसाइड इंडिया, फॉर द पर्पस ऑफ business or profession, for the purpose of business or profession carried on by him outside India, carried on by him outside India, ठीक है, बाहर के लिए कुछ अच्छा सर्विसेज वगैरह ली थी ना तुमने, उसके लिए रॉयल्टी पे करिए, ठीक है ठीक है, इन दैट केस दैट रॉयल्टी विल नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन, जिसके लिए हम ये नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई ये तो डीमिंग सेक्शन लगेगा, नहीं लगेगा, या फिर फॉर द पर्पस ऑफ, और for the purpose of earning any income from any source outside India, or for the purpose of earning, so for the purpose of earning any income from any source outside India, from any source outside India. Is it clear to all of you? Yes. अरे फिर लाइक तो कर दो, मुझे बता दो तो कमेंट्स में कि हाँ कितना समझ आ रहा है। अब बात आती है नॉन रेजिडेंट, अब आप समझ गए होंगे, नॉन रेजिडेंट को बोला अगर तुमने जिस वजह से ये सारी जो अभी हमने बोला कि ट्रांसफर किया, राइट, यूज ऑफ एनी प्रॉपर्टी और इन्फॉर्मेशन, इसके लिए रॉयल्टी पे करी है, और वो जो है इंडिया में यूज करोगे उसकी सर्विसेज, इनकम जो है इंडिया से होगी, तो हम मानेंगे डीमिंग सेक्शन लगेगा रॉयल्टी पे, अदरवाइज नहीं लगेगा। सेम इंटरेस्ट वाला पॉइंट ही है। देखो स्टूडेंट, नॉन रेजिडेंट के केस में, ठीक है, यही सारी चीज दोबारा लिख देना, दैट इट वेयर इट इज पेएबल, ठीक है, यही सारा पॉइंट जो है दोबारा आ जाएगा कि किस लिए, ठीक है, बट यहां पर क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम इन इंडिया, लिखो, बट नाउ इन इंडिया, बट नाउ फॉर पर्पस इन इंडिया, तो डीमिंग सेक्शन लगेगा, दैट इज टोटल इनकम में इंक्लूड होगी, ठीक है, डीम टू अक्री और अराइज इन इंडिया होगा। मैं एक बार वीडियो हाइड कर देती हूँ, सो यू ऑल कैन राइट हियर, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया। देखो अगर अब वो इंडिया में है नॉन रेजिडेंट के केस में तो टैक्स लगेगा, रेजिडेंट के केस में एक्सेप्शन हो गई थी अगर उसने बाहर सर्विसेज द्वारा करे थी। इज इट ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आ गया भाई? कहीं कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो पूछ लो, ठीक है ठीक है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है हमारे पास रॉयल्टी के लिए, वो लिख लेना, ठीक है, और इसको ना लिख लेना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। मैं तो इसको बॉक्स में डाल ही रही हूँ फॉर गिविंग इट अ हाईलाइट पॉइंट, बट आप भी इसको अच्छे से लिख लेना। देखो क्या था, एक नॉन रेजिडेंट पर्सन है, ठीक है, उसने कंप्यूटर राइट्स ट्रांसफर करे हैं, जैसे हम विंडोज वगैरह लेते हैं तो ये थोड़ा ना हमने विंडो को खरीद लिया, नहीं ना, हम उसके राइट्स लेते हैं, इसकी वजह से हम उनको पेमेंट करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर फीस। ये पर्सन जिसको उसने ये कंप्यूटर राइट्स ट्रांसफर करे ना, दैट इज अ रेजिडेंट पर्सन, ठीक है। इसने इसके बदले इसको लमसम रॉयल्टी दी है, यानी एक साथ में रॉयल्टी दे दी कि हाँ भाई अब जो है ये मेरा हो गया, अब मैं इस कंप्यूटर को चला लूंगा, ठीक है, लमसम रॉयल्टी दी है। तो स्टूडेंट्स इसके केस में ये जो रॉयल्टी दी गई है ना, दैट विल नॉट डीम टू बी अक्री और अराइज इन इंडिया, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो चुकी है, तो लिख लो, नॉट डीम टू बी अक्री और अराइज इन इंडिया, नॉट डीम टू बी अक्री और अराइज इन इंडिया। लमसम का केस होगा सिर्फ तब होगा अगर पीरियोडिक, लमसम मतलब टोटल एक बार में इकट्ठा, पीरियोडिक होगा तो ये पॉइंट नहीं लगेगा, अराइज इन इंडिया, ठीक है, इन दैट केस इट विल नॉट बी टैक्सेबल। ओके चलो स्टूडेंट, मीनिंग ऑफ रियलिटी आई ऑलरेडी टोल्ड यू, तो अब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अच्छा हाँ, कंसिडरेशन फॉर द, एक मिनट को स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम द स्टडी मटेरियल ना, तो ये देखो मैं आपको बता देती हूँ, इसके केस में स्टूडेंट्स ये जो कंसिडरेशन वाला है ना, इनका मतलब क्या हुआ कि आपने कोई भी फीस पे करी है, इसके अलावा कुछ नहीं है, इवन यू कैन स्किप इट इजीली, इसमें और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम करेंगे एफटीएस, दैट इज फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये समझते हैं। देखो स्टूडेंट्स, इट इज एज मच एज सिमिलर जैसे अभी हमने इंटरेस्ट और रॉयल्टी के केस में किया है, आप देखोगे भी कैसे। सो द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर 7, दैट इज अ फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, लिखो, ठीक है। 7th पॉइंट,
फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, कोई टेक्निकल सर्विसेज ली थी, उसके बदले में फीस दी है, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। कौन दे रहा है ये? गवर्नमेंट, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। अगेन चलो सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर 7, 5 6 हमने पढ़ा था, 7 इसके बाद एक 8th और करेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन पे कर रहा है, वही 3 कैटेगरीज बनेंगी और वही सेम पॉइंट चलना है, ठीक है। यानी गवर्नमेंट ने कोई भी फी दी है फॉर द टेक्निकल सर्विसेज, सो दैट विल बी डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। अगर रेजिडेंट ने दी है तो रेजिडेंट के केस में दैट विल बी अगेन टैक्सेबल, बट इसकी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है स्टूडेंट्स, कि उसने जो फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज दी है दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया और फॉर पर्पस ऑफ मेकिंग एनी इनकम अर्न फ्रॉम दैट सोर्स आउटसाइड इंडिया, सो अगेन दैट विल बी नॉट डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया, ठीक है। तो मैं लिख दूं सेम एज क्लॉज नंबर 5 एंड 6, ठीक है। अगेन रिपीट नहीं करते, बहुत बार अब तो पढ़ ही लिया भाई, बिजनेस प्रोफेशन बाहर कर रहा है उसके लिए कोई फी दी है तो दैट फी विल नॉट बी इंक्लूडेबल हियर। नॉन रेजिडेंट के केस में अगेन उसने कहा वो तब टैक्स लगेगा, जो फीस नॉन रेजिडेंट ने दी है किसी भी पर्सन को, तो उसके लिए तब वो टैक्सेबल होगी अगर जिसकी जो फीस उसने दी है ना नॉन रेजिडेंट ने, वो इस पर्पस के लिए दी है कि वो जो सर्विसेज यूज करेगा वो सर्विसेज इंडिया में उसको कोई बिजनेस प्रोफेशन चलाना है या फिर कोई भी ऐसा सोर्स जो इंडिया में इनकम जनरेट करेगा, इन दैट केस इट विल बी टैक्सेबल। तो लिख दें यहाँ पर सेम एज 5 and 6, ठीक है, सेम एज 5 and 6। इसी के साथ खत्म होता है पॉइंट नंबर 7 भी। अब आ जाओ एक बार पॉइंट नंबर 8 पर, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 दैट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। अच्छा हाँ स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 8 से पहले काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ना कई बार कंफ्यूजन होती है, मैम ये क्या लिखा था, ये टेरिटोरियल एक्सेस के बारे में ये बता दो। जो मैंने आपको समझाया इसमें वही लिखा हुआ है पॉइंट में। उसने कहा कि देखो एनआर के केस में चाहे क्लॉज 5 हो, 6 हो, 7 हो, मतलब इंटरेस्ट हो, रॉयल्टी हो या फिर फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज हो, इन ऑल द केसेस चाहे नॉन रेजिडेंट के पास कोई टेरिटोरियल एक्सेस इंडिया में है, मतलब रेजिडेंस है, प्लेस ऑफ बिजनेस है, बिजनेस कनेक्शन इंडिया में हो चाहे ना हो, नहीं मैटर करेगा। नॉन रेजिडेंट ने किसी और केस में अपनी सर्विसेज इंडिया में दी थी, नहीं मैटर करेगा। सिर्फ जिसके लिए, जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए उसने इंटरेस्ट दिया, रॉयल्टी दी, फी फॉर टेक्निकल सर्विस दी, वो उससे यूज करके इंडिया में कोई बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा है या किसी भी वे से इनकम अर्न करेगा इंडिया में बाय यूजिंग दो सर्विसेज, सो इन दैट केस इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया, अदरवाइज नॉट, ठीक है। बस इतना ही लिखा है इसमें। फिर आ जाओ पॉइंट नंबर 8 पर। अब पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है, दैट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट ऑफ आवर क्लास। देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हो क्या रहा था, एक्चुअली दे आर ट्राइंग ना कि हम किसी तरीके से ब्लैक मनी वगैरह जो है उसको रोकने की कोशिश हो रही थी गवर्नमेंट की, इसीलिए ही आया। अब ये देखो क्या है, सबसे पहले तो हुआ क्या, पहले मतलब समझा रही हूँ फिर इसका नाम लिखवाऊंगी ऊपर। हमारे पास ना स्टूडेंट्स एक ना सेक्शन होता है, सेक्शन नंबर 56। कौन सा होता है, सेक्शन 56। समझ लो भाई क्या जा रहा है एक बार, ठीक है। अरे मैम हम तो सेक्शन 9 की बात कर रहे थे, स्टूडेंट्स एक बार समझ तो लो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, पहले हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 56 की। जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, देयर इज अ सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10, जो ये क्या कहता है कि जो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं ना, अगर वो नॉन रिलेटिव है, मतलब आपस में रिलेटिव नहीं है, और वो गिफ्ट देते हैं ऑफ एक्सीडिंग ₹50,000, एक साल में 50,000 से ज्यादा का अगर अमाउंट किसी पर्सन को रिसीव हुआ है फ्रॉम अ नॉन रिलेटिव पर्सन, जो रिलेटिव नहीं है, मतलब पेरेंट्स वगैरह से नहीं, तो इन दैट केस वो गिफ्ट को हम मानेंगे, अच्छा तुम्हें तुम्हारे नॉन रिलेटिव ने 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट दे दिया, ये तुम्हारी इनकम थी जिसको तुम हमसे छुपा रहे थे और गिफ्ट की फॉर्म में ले लिया, हम टैक्स लगाएंगे। अब ऐसा ही क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, एक केस था, एक पर्सन है रेजिडेंट पर्सन, ठीक है, ये रेजिडेंट का नाम है चिंतामणि। चिंतामणि ने सोचा मुझे ना बाहर किसी पर्सन का अमाउंट देना था, लेकिन अमाउंट दूंगा, पैसा दूंगा उसका, तो उसको टैक्स लग रहा है, इस वजह से वो मेरे पे भी ज्यादा पैसा वगैरह लगा रहा है, तो एक काम करता हूँ, उसने कहा मैं ना तुम्हें गिफ्ट देता हूँ, टैक्स मैं तुम्हें कंसिडरेशन नहीं दे रहा। वो कह रहा है इसने मेरे को कोई सर्विस नहीं दी, कुछ नहीं लिया मेरे से, मैं तो बस ऐसी अपनी मर्जी से गिफ्ट दे रहा हूँ, मुझे ये पर्सन सही लगा। गिफ्ट किसको दे रहा है, तो अब स्टूडेंट यहाँ पर बात आई, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट की यहाँ बात नहीं हो रही, उसको तो हम अपने आप देख लेंगे, उसको तो हम टैक्स लगाते हैं, उसकी बात नहीं हो रही। दे आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन रेजिडेंट, नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट, यानी कंपनी नहीं है बट एक नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट, कंपनी के लिए क्योंकि अलग से बात कर ली फॉरेन कंपनी, इसीलिए ऊपर लिख दिया था नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी। या फिर स्टूडेंट कोई रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट था, रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एनओआर की यहाँ पर उसने बात करी। इन ऑल द केसेस ही इज सेइंग अगर आपने रेजिडेंट ने इन पर्सन्स को कोई सम ऑफ अमाउंट दिया है, सम ऑफ अमाउंट,
विच इज एक्सीडिंग ₹50,000, कितना, 50,000 से ज्यादा, ठीक है। तो इन पर्सन के हाथ में ये जो है ना नॉन कॉर्पोरेट, नॉन रेजिडेंट, फॉरेन कंपनी और आर बट NOR, इनको भी टैक्स लगेगा। बेशक वो अमाउंट 50,000 से ज्यादा इंडिया के बाहर गया था, लेकिन इनको टैक्स लगेगा। कैसे टैक्स लगेगा, या NOR था तब भी वो कह रहे हैं मैं सारा टाइम थोड़ा इंडिया में रहता हूँ, कोई बात नहीं, फिर भी आपको टैक्स लगेगा और ये अमाउंट आपके लिए माना जाएगा इनकम डीम्ड टू अक्री और अराइज इन इंडिया एंड यू हैव टू पे टैक्स इन द इंडिया, ठीक है। क्योंकि सिंपल बात है, कोई किसी को टैक्स टूक्स नहीं दे रहा, इसका मतलब कुछ ना कुछ उनसे कंसिडरेशन, उनसे कोई काम करवाएगा, उसके बदले का पैसा है, बदले का पैसा होता काम के बदले का, तो यहाँ तो वैसी इनकम होती। उसने कहा इनकम नीचे गिफ्ट है, गिफ्ट कैसे है, रुक जाओ, इसका मतलब कोई गिफ्ट नहीं है, तुम चला रहे हो, हम इसको इनकम डीम्ड मान लेंगे, फिर इनकम डीम्ड टू बी अक्री और अराइज इन इंडिया, अराइज इन इंडिया, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ठीक है, जैसा कि देखो यहाँ पॉइंट में भी लिखा हुआ है, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया स्टूडेंट सारा। ये देखो, दिस डीमिंग प्रोविजन अप्लाइज, बॉक्स में लिखा है दिस डीमिंग प्रोविजन अप्लाइज ओनली टू सम ऑफ मनी पेड आउटसाइड इंडिया, नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल। वो क्या कह रहा है यहाँ पर, वो आपको कह रहा है, देखो, एनी सम ऑफ मनी, पैसा दिया था, पैसा अमाउंट दिया है तो ये सेक्शन लगेगा। अगर वो ये कह देता है ना रेजिडेंट यहाँ पे कि भाई मैं तो अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट एनी कंसिडरेशन इसको यहाँ पे ट्रांसफर करूँ, फिर टैक्स तो लगाते, बट सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 8 में ना लगाते। क्लॉज नंबर 8 तब लगता है इफ एनी अमाउंट इज गिविंग टू दैट पर्सन एंड दैट अमाउंट इज एक्सीडिंग ₹50,000, 50,000 से अगर ज्यादा का अमाउंट है। मैम 50,000 तक है, फिर नहीं लगेगा, 50,000 से ज्यादा पे लगता है, ठीक है। अब इसका लिख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है हमारे पास, ओके। So point number 8, that is the last but not the least point of our class. Any sum of money, कोई भी sum of money paid by resident, मैं अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, रेजिडेंट किसको दे रहा है, नॉन कॉर्पोरेट, नॉन रेजिडेंट को, नॉन कॉर्पोरेट, नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक्सीडिंग ₹50,000, एक्सीडिंग। अच्छा एक बात और लिख लेंगे ना, विदाउट एनी कंसिडरेशन, मतलब उसने यहाँ पर कोई भी कंसिडरेशन, काम नहीं करवाया, वो कह रहा था मैंने कोई काम नहीं कराया जी, मैं तो गिफ्ट दे रहा हूँ, बिना काम के पैसा दे रहे हो तो उसको गिफ्ट ही तो कहोगे, ठीक है। सो विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब आपने उसके बदले में कुछ नहीं करवाया, विदाउट कंसिडरेशन, तो इन दैट केस विच सेक्शन विल बी अप्लाई हियर, कौन सा लगेगा यहाँ पर मैम, यहाँ सेक्शन लगेगा सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर 8। और क्लॉज को ध्यान रखना, क्लॉज को रैंडम रोमन नंबर्स में लिखना, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी आज की क्लास यहाँ पर ओवर होती है, जिसमें हमने ये जो हमारा लास्ट टॉपिक था ऑफ आवर क्लास, दैट इज रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ये भी हो गया। यहाँ पर देखिए अब चैप्टर ओवर, पीछे क्वेश्चन दिए हुए टेस्ट योर नॉलेज, ठीक है, इनको करके देखना, कहीं कोई डाउट आता है सो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। इसके बाद जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट विल बी कैपिटल गेन ऑन द स्टूडेंट्स डिमांड। इस चैप्टर में कोई भी डाउट है आप जो है यूट्यूब कमेंट्स में पूछ सकते हो, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां ज्वाइन कर सकते हो, वहां पूछ सकते हो, नोट्स चाहिए ऐप पे जाके देख सकते हो। इन नोट्स को चाहे डाउनलोड करो चाहे लिख लो, बट कर जरूर लेना, बिकॉज जब हम पूरे चैप्टर्स की रिवीजन करेंगे तो इन्हीं नोट्स के थ्रू करने वाले हैं, ठीक है। ये ओनली एंड ओनली ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलो कल मिलते हैं कैपिटल गेन के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।